दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट्स में ना अभी अभी एक बहुत बड़ी हलचल हुई है। एक ऐसा फैसला आया है जिसका असर हम सब पर पड़ सकता है। समझिए, सस्ते पैसे का एक पूरा का पूरा दौर खत्म हो रहा है और अब हम एक नए अनजाने दौर में कदम रख रहे हैं। साल था 1995 और अब लगभग 30 साल बाद ग्लोबल फाइनेंस में कुछ ऐसा हुआ है जो इस साल के बाद से देखा ही नहीं गया था। तो सवाल यही उठता है कि दुनिया के सबसे ज़रूरी सेंट्रल बैंकों में से एक बैंक ऑफ जापान यानी बीओजे ने आखिर ऐसा क्या कर दिया है। बीओजे जो सालों से अपनी ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी के लिए जाना जाता था, उसने दशकों पुरानी अपनी इस नीति को पूरी तरह से पलट दिया है। तो चलिए इस ऐतिहासिक फैसले की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये है क्या और ये इतना ज़रूरी क्यों है। ये है सबसे बड़ी खबर। बैंक ऑफ जापान ने अपनी बेंचमार्क ब्याज दर बढ़ाकर 0.75% कर दी है। अब ये आंकड़ा शायद सुनने में छोटा लगे, लेकिन ये सितंबर 1995 के बाद का सबसे ऊंचा लेवल है। तो ये सिर्फ कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, समझिए ये जापान की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी में आए एक भूचाल जैसा है। अब इस फैसले को ठीक से समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, दशकों पीछे, और जापान की उस आर्थिक लड़ाई को समझना होगा जिसकी वजह से आज ये स्थिति बनी है। देखिए, जापान ना दशकों से एक अजीब सी प्रॉब्लम से जूझ रहा था जिसे कहते हैं डिफ्लेशन। मतलब महंगाई बढ़ने की जगह कीमतें लगातार गिर रही थीं। सुनने में ये शायद अच्छा लगे, लेकिन किसी भी इकोनॉमी के लिए ये बहुत खतरनाक होता है। गिरती कीमतों का मतलब है लोग खरीदारी टाल देते हैं, डिमांड कम हो जाती है और आर्थिक ग्रोथ रुक जाती है। इसी से लड़ने के लिए बीओजे ने ब्याज दरें लगभग 0 पर रखी हुई थी। लेकिन अब कहानी पूरी पलट गई है। पहले जहां जापान गिरती कीमतों से परेशान था, अब वो बढ़ती कीमतों यानी स्टिकी इन्फ्लेशन से जूझ रहा है। ये वो जिद्दी महंगाई है जो आसानी से नीचे नहीं आती। ये 3% तक पहुंच गई, जो बीओजे के 2% के टारगेट से काफी ज्यादा है। बस इसी दबाव में बैंक को एक्शन लेना पड़ा। तो सवाल है कि बीओजे ने आखिर अब जाकर ये कदम क्यों उठाया। इसके पीछे कई कारण हैं। महंगाई जो लगातार टारगेट से ऊपर बनी हुई है, जापानी येन जो लगातार कमजोर हो रहा है जिससे इंपोर्ट महंगा होता है, कंपनियों द्वारा सैलरी बढ़ाने की उम्मीदें, और कुल मिलाकर बिजनेस में एक पॉजिटिव माहौल, इन सब ने मिलकर बैंक को दरें बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, तो ये सिर्फ जापान का कोई लोकल मामला नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया में महसूस किया जाएगा। चलिए देखते हैं कि ये पूरी दुनिया के बाजारों से कैसे जुड़ा हुआ है। इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में, जिसका नाम है येन कैरी ट्रेड। दशकों से जापान पूरी दुनिया के लिए सस्ते पैसे का एक झरना रहा है और अब लगता है कि ये झरना सूखने वाला है। ये स्लाइड बहुत ही जरूरी है क्योंकि यही वो चीज़ है जो जापान के फैसले को पूरी दुनिया से जोड़ती है। इसे कहते हैं येन कैरी ट्रेड। चलिए इसको ना स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझते हैं। स्टेप 1, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जापान से लगभग 0 ब्याज पर येन उधार लेते हैं। स्टेप 2, इस सस्ते पैसे को वो भारत जैसे उभरते बाजारों या अमेरिकी बॉन्ड्स में लगा देते हैं जहां उन्हें कहीं ज्यादा रिटर्न मिलता है। लेकिन अब आता है स्टेप 3, जिसमें बीओजे ने दरें बढ़ा दी हैं। तो अब येन उधार लेना महंगा हो गया है। तो स्टेप 4 में क्या होगा? निवेशकों को अपना ये महंगा लोन चुकाने के लिए दुनिया भर में जो भी खरीदा था उसे बेचना पड़ता है, और जब ऐसा होता है तो ग्लोबल मार्केट से खरबों डॉलर बाहर निकल सकते हैं। तो इस अनवाइंडिंग यानी पैसे की वापसी का दुनिया भर के अलग अलग बाजारों पर असली असर क्या पड़ रहा है, आइए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। बड़ी दिलचस्प बात है कि जापान का अपना शेयर बाजार निक्केई 225 इस खबर पर काफी मजबूत रहा। हाँ, शुरुआत में जो तेजी थी वो थोड़ी कम हुई, लेकिन फिर भी बाजार पॉजिटिव ही रहा। इससे पता चलता है कि मार्केट को कहीं ना कहीं इस फैसले का अंदाजा पहले से था। करेंसी मार्केट में तो एक अजीब ही चीज हुई। दरें बढ़ाने के बावजूद येन डॉलर के मुकाबले और कमजोर हो गया। इसका मतलब है कि $1 खरीदने के लिए अब आपको और ज्यादा येन देने होंगे। ऐसा लगता है कि बाजार को उम्मीद थी कि बैंक इससे भी बड़ा और सख्त कदम उठाएगा। और इसका ग्लोबल असर क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ा असर पड़ेगा ग्लोबल लिक्विडिटी पर। अब ये लिक्विडिटी क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे शरीर में खून दौड़ता है, वैसे ही फाइनेंशियल सिस्टम में पैसा दौड़ता है। जब जापान का ये सस्ता पैसा बंद हो जाएगा तो ये बहाव कम हो जाएगा। इसका असर हर जगह दिखेगा। बॉन्ड यील्ड बढ़ सकती है, क्रिप्टो करेंसीज जैसे रिस्की एसेट्स पर दबाव आएगा, और हाँ, भारत जैसे उभरते बाजारों से विदेशी निवेश वापस खिंच सकता है।
तो इन सारी बातों को अगर हम जोड़ कर देखें तो भविष्य के लिए इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक बार का बदलाव है या किसी नई चीज की शुरुआत? ज्यादातर एनालिस्ट्स इस कदम को सिर्फ एक शुरुआत मान रहे हैं। जैसा कि कैपिटल इकोनॉमिक्स ने कहा, बीओजे के संदेश से यही लगता है कि वो भविष्य में और भी दरें बढ़ा सकते हैं। मतलब ये एक लंबी पॉलिसी शिफ्ट का संकेत है, सिर्फ एक छोटा मोटा एडजस्टमेंट नहीं। तो चलिए पूरी बात का निचोड़ समझते हैं। शॉर्ट टर्म में क्या होगा? मार्केट्स में काफी उथल पुथल रहेगी, एफआईआई सेलिंग का दबाव बढ़ेगा और करेंसी में भी उतार चढ़ाव दिखेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो हो रहा है वो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव है। जापान के सस्ते पैसे का युग अब खत्म हो चुका है। हम ग्लोबल फाइनेंस के कैसे नए दौर में जा रहे हैं जहां पैसा अब सस्ता नहीं मिलेगा। और यही बात हमें इस विश्लेषण के सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर ले आती है। दशकों से चले आ रहे सस्ते पैसे का दौर अब खत्म हो रहा है। सवाल ये है कि क्या दुनिया भर के बाजार इस नए और ज्यादा महंगे फाइनेंशियल माहौल के लिए सच में तैयार हैं? इसका जवाब ही आने वाले महीनों में ग्लोबल इकोनॉमी की दिशा तय करेगा।